चलिए, एक तस्वीर से शुरू करते हैं। एक नई शादी, एक जोड़ा हनीमून पर, खूबसूरत वादियां। सुनने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ये परफेक्ट तस्वीर एक बहुत ही डरावनी साजिश का नकाब हो। और आज हम एक ऐसी ही केस की बात कर रहे हैं। हाँ, आज हम इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस की तह तक जा रहे हैं। हमारे पास जो भी स्रोत हैं वो एक ऐसी कहानी बताते हैं जो एक अरेंज्ड मैरिज से शुरू होती है और मेघालय की खूबसूरत पहाड़ियों में हुए एक बेरहम कत्ल पर खत्म होती है। और ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये भरोसे की है, धोखे की है और एक ऐसी साजिश की कहानी है जिसे अभियोजन पक्ष के अनुसार बड़ी बारीकी से बुना गया था। 790 पन्नों की चार्जशीट, ये बहुत होता है। हाँ, पुलिस ने इस मामले में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। तो आज हम इसी चार्जशीट और बाकी स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि अभियोजन पक्ष की कहानी क्या है, बचाव पक्ष का जवाब क्या है और आखिर वो कौन से सबूत हैं जो इस पूरे केस की नींव बने हुए हैं। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। इंदौर से। जी, इंदौर। 29 साल के राजा रघुवंशी जो एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे और 24 साल की सोनम। और स्रोतों के मुताबिक ये एक अरेंज्ड मैरिज थी। अच्छा, तो ये लोग मिले कैसे थे? एक मैट्रिमोनियल साइट पर परिवार मिले, रजामंदी हुई और 11 मई 2025 को शादी हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी और अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। और फिर शादी के सिर्फ 9 दिन बाद 20 मई को हनीमून। हाँ, ये नया जोड़ा अपने हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गया। डेस्टिनेशन थी शिलोंग और सोहरा, जिसे हम चेरापूंजी भी कहते हैं। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ किसी भी नई शादी जैसा ही था, उत्साह, नई जगहें। लेकिन यहीं पर कहानी में एक छोटा सा पर शायद बहुत जरूरी पेच आता है। हनीमून की लोकेशन को लेकर, राइट? एग्जैक्टली। स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि हनीमून के लिए मेघालय जाने का फैसला सोनम का था। और ये भी कहा गया है कि राजा रघुवंशी वहां जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे। हाँ, पर वो मान गए। एक मिनट, क्या ये वाकई में इतनी बड़ी बात है? मतलब हनीमून पे कहाँ जाना है ये तो कपल्स आपस में तय करते ही हैं। किसी एक की पसंद की जगह पर जाना कोई अजीब बात तो नहीं लगती? अपने आप में ये कोई अजीब बात नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब आप इसे अभियोजन पक्ष के नजरिए से देखते हैं तो वो इसे एक सोची समझी योजना का पहला कदम मानते हैं। अच्छा। उनके पहले से रची साजिश वाले तर्क के लिए लोकेशन का चुनाव महज एक संयोग नहीं बल्कि साजिश का एक हिस्सा था। लेकिन बचाव पक्ष तो से नहीं मानेगा। बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि मेघालय एक बेहद लोकप्रिय हनीमून डेस्टिनेशन है, हजारों जोड़े वहां जाते हैं। सिर्फ इस आधार पर इसे साजिश से जोड़ना ये सही नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत से ही दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। खैर, वो लोग मेघालय पहुंच गए और फिर 23 मई। हाँ, 23 मई को सब कुछ बदल गया। उनकी आखिरी लोकेशन वे सौदोंग फॉल्स के पास ट्रैक हुई। ये जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन खतरनाक भी है ना? बहुत ज्यादा। 3 स्टेप वाला झरना है और रास्ते बहुत फिसलन भरे हैं। सोनम ने उस दिन अपनी माँ को आखिरी बार फोन किया और उसके बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गए। और जब परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ तो जाहिर है वो घबरा गए होंगे। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआती दिनों में तो सबको यही लगा होगा कि शायद कोई हादसा हो गया है, शायद वो कहीं भटक गए हैं। बिल्कुल, शुरुआती खोजबीन भी इसी एंगल से हो रही होगी। हाँ, स्थानीय पुलिस, बचाव दल सब यही मानकर चल रहे थे कि शायद ये जोड़ा कहीं फंस गया है। और मेघालय के घने जंगल और गहरी खाइयां, ऐसी जगहों पर तलाशी अभियान बहुत मुश्किल होता है। दिन बीतते जा रहे थे और परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। और फिर लगभग 10 दिन बाद 2 जून को एक बहुत ही बुरी खबर आई। एनडीआरएफ की टीम को एक गहरी खाई से राजा का शव मिला। इस खबर ने मतलब हादसे की हर उम्मीद को खत्म कर दिया होगा, खासकर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। और बस यहीं पर आकर पूरी कहानी पलट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह कोई हादसा नहीं था। क्या था रिपोर्ट में? राजा के सर पर एक धारदार हथियार से कई बार हमला किया गया था। हथियार था माचिट, जिसे स्थानीय भाषा में दाव कहते हैं। ओह, ये एक तरह का भारी चाकू होता है। उनके गहने जैसे सोने की चेन और अंगूठी भी गायब थे। तो शायद इसे लूटपाट का रूप देने की कोशिश की गई थी। शायद। एक माचिट, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो टूरिस्ट अपने साथ लेकर घूमते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आया था। बिल्कुल। इस एक सबूत ने जांच की दिशा को 180 डिग्री घुमा दिया। अब ये गुमशुदगी या हादसे का मामला नहीं था, ये एक प्लान्ड हत्या का केस था। और चोटें एक बेहद हिंसक टकराव की तरफ इशारा कर रही थीं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, सोनम कहाँ थी? क्या वो भी इस हमले का शिकार हुई या उसे किडनैप कर लिया गया था? या वो इस अपराध में शामिल थी? और इस सवाल का जवाब 8 जून को मिला जब इस केस में वो मोड़ आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। सोनम मिली, लेकिन उस तरह नहीं जैसे कोई पीड़ित मिलता है। कहाँ मिली वो? वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली, जहां उन्होंने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो कहानी सामने आई वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी।
पुलिस ने क्या दावा किया? पुलिस ने दावा किया कि इस हत्या में सोनम अकेली नहीं थी, बल्कि एक पूरी टीम शामिल थी। एक मिनट, एक पूरी टीम हनीमून पर हुए मर्डर में? जी हाँ, पुलिस के मुताबिक इस साजिश का दूसरा मुख्य किरदार था सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा। तो ये राज कुशवाहा कौन था? राज सोनम के परिवार की ही एक कंपनी में काम करता था। इसके अलावा 3 और लोगों को कथित हिटमैन के तौर पर गिरफ्तार किया गया। विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। रुकिए, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब पुलिस कह रही है कि शादी से सिर्फ 12 दिन बाद हुए इस कत्ल की साजिश में पत्नी, उसका कथित प्रेमी और 3 भाड़े के हत्यारे शामिल थे। अभियोजन पक्ष का यही तर्क है। उनका कहना है कि ये साजिश शादी से पहले ही रची जा चुकी थी। सोनम और राज कुशवाहा के अफेयर की बात भी कही गई। हाँ, कथित तौर पर वो एक रिश्ते में थे और उन्होंने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का ये पूरा प्लान बनाया। स्रोत ये भी बताते हैं कि 23 मई को हत्या करने से पहले मेघालय में ही 2-3 बार और कोशिशें की गईं, जो किसी न किसी वजह से नाकाम हो गईं। तो उस दिन 23 मई को वे साउडोंग फॉल्स पर आखिर हुआ क्या था पुलिस के मुताबिक? पुलिस के सीन रिकंस्ट्रक्शन और चार्जशीट के अनुसार एक सेल्फी पॉइंट पर सोनम ने कथित तौर पर अपने साथियों को सिग्नल दिया। सिग्नल दिया? हाँ, और सिग्नल मिलते ही विशाल ने माचेट से राजा पर पीछे से हमला कर दिया। चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि सोनम उस वक्त वहीं मौजूद थी, लेकिन खून खराबा देखकर वो घबरा गई और वहां से भाग गई। हालांकि कुछ देर बाद वो वापस भी लौटी। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अगर वो मास्टरमाइंड थी तो क्या वो खून दे के घबरा जाएगी, या ये बस एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया थी? खैर, इस पर बाद में आते हैं। हत्या के बाद क्या हुआ? वो गाजीपुर कैसे पहुंचे? पुलिस ने अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए सबूतों की एक चेन बनाने की कोशिश की है। जैसे कि? इसमें सबसे अहम है कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने सोनम के पूरे एस्केप रूट को ट्रैक करने का दावा किया है। अच्छा, कैसे वो अपनी पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहनकर मेघालय से इंदौर लौटी? हाँ, फिर इंदौर में राज कुशवाहा के साथ एक फ्लैट में कुछ दिन छिपी रही और फिर वहां से भागकर गाजीपुर पहुंची। और फिजिकल सबूत? क्या पुलिस को हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार या कोई और चीज मिली? तो इन सभी सबूतों को जोड़कर वो 790 पन्नों की चार्जशीट तैयार हुई। बिल्कुल। सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच ये चार्जशीट दाखिल की गई और उस चार्जशीट में सोनम को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया है। और आरोप क्या क्या लगे? उन पर हत्या यानी IPC 302, आपराधिक साजिश यानी IPC 120B और सबूत मिटाने यानी IPC 201 जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। और अदालत ने इन आरोपों को मान लिया। अक्टूबर 2025 में अदालत ने इन आरोपों को तय भी कर दिया, जिसके बाद मुकदमे की औपचारिक शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये पूरी कहानी एक तरफा लगती है, जैसे पुलिस ने सब कुछ सुलझा लिया हो। लेकिन सोनम चुप तो नहीं बैठी होगी। उसने इन सब आरोपों के जवाब में क्या कहा? बचाव पक्ष की कहानी इससे 180 डिग्री अलग है। क्या कहती है वो? सोनम ने खुद को पूरी तरह से निर्दोष बताया है। राज कुशवाहा के साथ अफेयर की बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो उसे सिर्फ अपना भाई मानती थी। और उनके वकीलों का क्या तर्क है? वो उनके वकीलों का सबसे बड़ा तर्क ये है कि पूरा केस केवल परिस्थितिजन्य सबूतों यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इसका मतलब आम भाषा में क्या हुआ? क्या इस पर आधारित केस अदालत में टिक सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब है कि कोई भी सीधा सबूत या चश्मदीद गवाह नहीं है जिसने सोनम को अपराध करते हुए देखा हो। सब कुछ कड़ियों को जोड़कर साबित करने की कोशिश है। जैसे? सोनम ने लोकेशन चुनी, हाँ, या हत्या के बाद वो भागी, हाँ, वो राज कुशवाहा के साथ छिपी भी थी। ये सब परिस्थितियां हैं। तो क्या ऐसे सबूतों पर सजा हो सकती है? भारत में परिस्थितिजन्य सबूतों पर सजा हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले कहते हैं कि अभियोजन पक्ष को सबूतों की एक ऐसी चेन बनानी होगी जिसकी एक भी कड़ी टूटी ना हो। और वो चेन सिर्फ आरोपी की तरफ इशारा करनी चाहिए। बिल्कुल, किसी और की तरफ नहीं। बचाव पक्ष का काम बस उस चेन में एक भी कमजोर कड़ी ढूंढ निकालना है। और यहाँ बचाव पक्ष कह रहा है कि कई कड़ियां कमजोर हैं। जैसे कि उनका कहना है कि सिर्फ हनीमून की जगह चुनना साजिश का सबूत नहीं है, या पति की हत्या के बाद एक महिला का डरकर भाग जाना भी उसे कातिल साबित नहीं करता। लेकिन उनकी दलीलें अब तक अदालत में बहुत कामयाब नहीं हुई हैं। नहीं, दिसंबर 2025 तक सोनम की 3 जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और मुकदमा चल रहा है। और दूसरी तरफ राजा का परिवार है। उनके भाई विपिन और पिता अशोक, वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि भरोसे का कत्ल है। और उनका एक बहुत ही सीधा और तार्किक सवाल है, जिसका जिक्र स्रोतों में भी है कि अगर राज कुशवाहा सिर्फ एक भाई था, तो पति की बेरहमी से हत्या हो जाने के बाद सोनम मदद के लिए अपने परिवार या पुलिस के पास जाने के बजाय उस भाई के साथ छिपने क्यों चली गई? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। ये सवाल इस केस के कानूनी पहलू से ज्यादा भावनात्मक और तार्किक पहलू पर चोट करता है।
ये दिखाता है कि दोनों पक्षों की कहानियों में जमीन आसमान का फर्क है। सच क्या है, ये फैसला तो अब अदालत को ही करना है। तो ये है राजा रघुवंशी हत्याकांड की अब तक की कहानी। एक नई शादी, एक खूबसूरत हनीमून और एक खौफनाक अंत। ये मामला इतना सनसनीखेज इसलिए भी बना क्योंकि इसमें भरोसे का कत्ल शामिल है, वो भी शादी के सिर्फ 12 दिनों के अंदर। एक रिश्ता जो भरोसे की नींव पर टिकना चाहिए था, अभियोजन पक्ष के मुताबिक उसकी शुरुआत ही धोखे और साजिश से हुई। मीडिया में भी इस केस को लेकर खूब चर्चा हुई। हाँ, कुछ जगहों पर तो ब्लैक मैजिक जैसी अफवाहें भी उड़ी, लेकिन हमारे स्रोत ये साफ करते हैं कि पुलिस ने ऐसी किसी भी थ्योरी की पुष्टि नहीं की है। उनकी जांच पूरी तरह से अफेयर और एक सुनियोजित साजिश के एंगल पर ही केंद्रित रही है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मुकदमा अभी भी जारी है और अंतिम फैसला आना बाकी है। हम यहाँ जो भी चर्चा कर रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और पुलिस की चार्जशीट पर आधारित है। बिल्कुल, ये केस इस बात का एक स्याह उदाहरण है कि रिश्ते कितने जटिल हो सकते हैं, और जो सतह पर दिखता है जरूरी नहीं कि सच वही हो। जो बाहर से एक आदर्श जोड़ी दिख रही थी, उनकी कहानी का ऐसा अंत किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जाने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं। अभियोजन पक्ष ने सोनम को एक ठंडे दिमाग वाली मास्टरमाइंड के तौर पर पेश किया है, जिसने सब कुछ बड़ी बारीकी से प्लान किया। हाँ, लेकिन चार्जशीट में ही ये दिलचस्प बात भी है कि वो कथित तौर पर खून देखकर मौके से भाग गई थी। एग्जैक्टली, ये एक विरोधाभास पैदा करता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या एक मास्टरमाइंड की मनोदशा में घबराहट या डर के ऐसे पल आ सकते हैं? या फिर ये जानकारी पुलिस की परफेक्ट प्लान वाली कहानी को थोड़ा और जटिल और शायद कमजोर बनाती है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर मुकदमे के दौरान यकीनन दोनों पक्ष बहस करेंगे, और यह हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान का व्यवहार कितना अप्रत्याशित हो सकता है।